बेरोजगारों के मुद्दे पर आज आप बात करने वाले हैं। क्या है शिक्षित बेरोजगारों का मुद्दा, ये बताइए। देखिए, शिक्षित बेरोजगारों का जो मुद्दा है हमारे देश में, खास करके जो शिक्षित बेरोजगार है, इस कोरोना काल में बहुत ज्यादा जो हुए हैं कि बेरोजगार जो है वो बेरोजगार हो गए हैं, समझ लीजिए तो एक तरीके से। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 15-15 लाख रुपए लोगों के एक खाते में जमा करवाऊंगा। तो हम लोगों ने, जो देश की जनता है खास करके, वो उन्होंने इसी चीज पर उनको वोट दिया था कि वो हमारे लिए बेरोजगारी के जो मसला है वो हल करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर जो है इसको कम करेंगे, इसका रेट कम करेंगे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी चीजों को लाया, ऐसे कि SC, ST, CGST, ये सब GST जो टैक्सेस हैं इन लोगों को लाया। उन्होंने यहाँ तक कि ये भी किया कि नोटबंदी भी किया। नोटबंदी किया, उनमें उन्होंने अपनी उनकी जो माता जी हैं उनको भी लाइन में लगवा, जब उनको भी जरूरत पड़ गया था तो उन्होंने भी लाइन में लग करके नोट को मतलब बदलवाया अपने, जो भी जैसा कि पता चला न्यूज़ से हम लोगों को। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि उन्होंने बताया कि देश, जब मेरी माँ खड़ी हो सकती है तो देश की जनता भी खड़ी हो सकती है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब ये जो नोटबंदी से इतना कुछ हुआ, उन्होंने कहा था जो काला धन है वो हमारे देश में वापस आएगा। तो काला धन में जो 3 अरब या 12 लाख करोड़ जो जितना भी पैसा आया काला धन, तो काला धन गया कहाँ? पहली बात, आजकल आप लोग सुन रहे होंगे कि 5G नेटवर्क्स वगैरह बैठ रहे हैं, तो इनसे जो रेडिएशन से सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है, जैसे 4G जब लॉन्च हुआ था तो पक्षियों पे बहुत बड़ा एक रेडिएशन से उसके बहुत पक्षी मर गए थे, और जब 5G का रेडिएशन आया तो इस टेक्नोलॉजी से ह्यूमन बींग्स पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। जैसे आज सोच रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग कि कोरोना वायरस आया, तो इससे पहले जो इसके बाद जो अब आया ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, रेड फंगस, और भगवान न करे कौन कौन सा बीमारी आएगा। अभी ये आपदा जो हमारे देश में बनी हुई है, इससे लड़ने के लिए हम लोगों के पास क्या सुविधा है वो पूरे देश की जनता ने इस बात को देखा। और जैसा कि अगर देश में ये बड़ी आपदा आई है तो इससे लड़ने के लिए आपके पास क्या क्या सुविधाएं हैं, आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, वो देश की जनता ने देखा कि पैसा इतना आया, हर कुछ इतना आया, तो ये गया कहाँ? आप देख रहे हैं कि जैसा कि हम लोग के जो बेरोजगारी जो मुद्दा जो बना है आज के डेट में, इस सबसे बड़ा और सबसे अहम मुद्दा है। और ये हम बता दें कि जैसे कि आज जो लोग जैसे मान लीजिए 35 साल के हो गए, वैकेंसी कोई निकलने वाला था इस साल तो नहीं निकला, उनका एज कोलैप्स कर गया। अब कोरोना का उनका एज तो कोलैप्स कर गया, अब वो जब वैकेंसी निकालेंगे तब ये तो भर नहीं पाएंगे ना, अब ये तो वहां से छट जाएंगे। तो ये बताइए, पढ़े लिखे बेरोजगार भी हमारे देश में हैं। आप ग्रामीण क्षेत्रों के कंपेयर में अगर शहरी क्षेत्र में बात करेंगे तो वहां पे ग्रामीण क्षेत्र मनरेगा आती है, मतलब सरकार उन्हें प्रोवाइड करती है कई तरह के काम को, लेकिन शहरी क्षेत्र में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बता दूं, तो क्या लगता है शहरी क्षेत्र में जो शिक्षित हैं, एक तरीके बेरोजगारों का फौज या शिक्षित मजदूर बन रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, पढ़े लिखे मजदूर बन रहे हैं। उन्हें पिछले जो कोरोना काल में था उन्हें लोग कहते थे अप्रवास, लेकिन वो बता दे कि वो अप्रवास नहीं है, वो हमारे ही देश के, हमारे शहर के वो लोग हैं जिन्हें आप अप्रवास कह रहे हैं। वो अप्रवास बिल्कुल भी नहीं। हम बता दें कि वो दूसरे राज्य में जाकर के काम कर रहे हैं, जिनसे उनको सरल लगता है अपने राज्य में काम करने के लिए, क्योंकि वो शिक्षित हैं। वो सरकार से सवाल करेंगे। देखिए, हम लोगों के यहाँ क्या हो रहा है कि हम लोगों को जो बुनियादी सवाल है उस पर हम लोग को भटकाया जा रहा है सरकार के द्वारा। बुनियादी जो सवाल है बेरोजगारी, इस पे हम लोग सवाल नहीं करें, इस पे भटकाया जा रहा है हम लोगों को पूरी तरीका से। इससे हम लोगों को किस तरह से अपने सवाल को रखना है ये हम लोग को जानना है। क्या सवाल रखेंगे अपने इस बात पे हम लोग जानेंगे। और जो लॉकडाउन जो लगा हुआ है, जो आप देख रहे हैं, जैसे अमित शाह के बेटे हैं, वो उन्होंने अपने बेटे को BCCI का क्रिकेट सेक्रेटरी बना दिया है। उनके पास हर महीने करोड़ों आ रहा है, और पता नहीं कहां से आ रहा है। ये तो आप देख ही रहे हैं। क्या हम राजनीति में इतने सारे पोस्ट हैं, जैसे MPs हो गए, MLA हो गए और MLCs हो गए, इन सब पोस्ट हैं, हर साल यही लोग बनते हैं। क्या आपसे एक हम सवाल पूछते हैं, हर चीज को करने के लिए एक एज का एलिजिबल क्राइटेरिया जो बनाया गया है, तो हर चीज के लिए है।
तो जैसा कि 18 प्लस पे ही हम लोग को सब कुछ करने के आदेश मिलते हैं, जैसे लाइसेंस हो गया बाइक वगैरह का मिलता है व्हीकल का। तो ये बताइए कि देश में प्रधानमंत्री हैं, इन सभी के साथ एज का लिमिट नहीं होना चाहिए? क्या देश में यही लोग सत्ता पर रहेंगे? क्या हम युवक सिर्फ गुलामी करते रहेंगे? ये देश की आजादी के लिए ये सब बात उठने चाहिए कि नहीं उठने चाहिए, ये पूछना चाहते हैं हम। ये सब क्या हम लोग युवा अपने देश को चलाने के लायक अभी तक नहीं हुए? अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? आपने शिक्षा को क्यों बिगाड़ा हुआ है? शिक्षा का जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है? शिक्षा के जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो क्यों नहीं हो रहा है? हमारे यहाँ के डीएम श्री रोशन कुशवाहा जी, जो यहाँ के डीएम है, जो आरा के आप रोज अभी आते होंगे, धरारा तू बोला, तो वो रोड आज इतनी तरीके से बुरी तरीके से जो मतलब उसमें कितने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। यानी मान लीजिए अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो सब कुछ बंद है, एक ट्रक अगर वहां से कुछ एक कार चल रहा है तो वहां समझ लीजिए कार पलट जाएगा, ऐसा हाल है। क्या हमारे जो विधायक हैं यहाँ आरा के अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, जिन्होंने हम लोगों ने पूर्ण बहुमत के साथ जिताया था, उन पर इस भरोसे के साथ जिताया कि आज तक बड़े बड़े एमएलए आए जो उन्होंने काम किया, लेकिन उनके काम से कोई हम लोगों को फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो भी गए हैं। हम जब जाते हैं, यही करीबन एक सप्ताह की पहले की बात है कि विधायक जी आ रहे थे, हम जा रहे थे इधर से पैदल, तो हम देखे विधायक जी जा रहे, हो सकता है कि उनके पास ध्यान में नहीं हो, वो नहीं देखे हैं, तो अब कम से कम इधर से गए हैं तो उनको रोड का सही से ज्ञान हो गया होगा कि अब वो कुछ काम करवाएंगे। हम उनसे यही आग्रह करते हैं कि वो इस रोड का सॉल्यूशन करें, इस पे जो भी हो रहा है। और रोशन कुशवाहा जी से एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे, जो हमारे यहाँ के डीएम है, कि आप अगर डीएम बने हैं, अगर सरकार ने आपको उस जगह दिया है, अगर उस पोस्ट पे आप गए हैं, तो उस पोस्ट का अहमियत समझिए। उस पोस्ट से रिलेटेड आपको जनता के बीच में जाइए, जनता के बीच से जो सवाल है, आखिर क्या जनता आपसे चाहती है। आप जिला के अधिकारी, जिला के डीएम है, लोग आपसे चाहते क्या है, आप उस बात को समझिए। एक बात बताइए, जैसे कि जो भी हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है, हम लोग क्या बोलते, लोकतांत्रिक सरकार है। लोकतांत्रिक सरकार में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है, जो चीज होती है, वो होते हैं लोग, ये देश के लोग होते हैं। और ये देश में ये हम लोग बार बार क्यों ऐसा जताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि देश में विकल्प क्यों नहीं है? देश में विकल्प है, और देश के विकल्प देश के लोग हैं। जो बिहार में शिक्षित बेरोजगारों का जो माइग्रेट का एक दौर देखा गया, बिहार सरकार ने भी चुनाव से इस साल जो वायदे किए थे 19 लाख रोजगार देने की, तो क्या एक सबसे बड़ा बात चुभता है पढ़े लिखों के साथ कि वो तो ना ही तो मजदूरी कर सकते, ना ही उनके पास कोई काम है। बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। तेजस्वी यादव भी क्या बोलते हैं, एक अपोजिशन लीडर के फॉर्म में अभी हैं बिहार में, लालू जी की बेटे, और एक तरफ नीतीश कुमार है, जो अभी के मुख्यमंत्री हैं हाल में। दूसरी बात, डबल ड्राइविंग सरकार उनकी वजह से जानते ही हैं, तो उन्होंने 19 लाख कहा था। तेजस्वी यादव ने भी कुछ कहा था, शायद 10 लाख कहा था। तो एक बात जान लीजिए, उन्होंने कहा 10 लाख, इन्होंने कहा 19 लाख। हमको नहीं चाहिए 19 लाख, आप सिर्फ 10 लाख ही दे दीजिए हमको नौकरी, हम मान लेंगे कि आपने काम किया बिहार के लिए। आप 10 लाख दे दीजिए नौकरी बेरोजगारों के लिए, जो बेरोजगार है, शिक्षित बेरोजगार हैं, उनके लिए दे दीजिए। हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, कुछ नहीं करेंगे, आप उनको रोजगार दीजिए बेरोजगारों को। हमारे देश में जो भी बिहार में जो कमियां हैं उसको पूरा कीजिए। जैसे ही आप इलेक्शन के टाइम सुने थे, ये हमेशा क्यों होता है, हम आपसे सवाल करते हैं एक तरफ से कि जैसे ही इलेक्शन आता है, चुनाव का वक्त आता है, तो बड़ी बड़ी रैलियां निकलती हैं। इस कोरोना काल चल रहा है, तो रैली में कुछ नहीं होता है, उस पर सवाल नहीं उठता है। उसमें अंजना ओम कश्यप जी का, रूबिका लियाकत जी का, इतने बड़े बड़े देश के पत्रकार वो सवाल नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? क्या मोदी जी से जुड़े रहते हैं? एक बार तो अंजना ओम कश्यप मैम तो इतना मोदी करती हैं कि बताते हैं। एक बार अपने ही इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, नमस्कार मैं हूं अंजना ओम मोदी, आपने सुना होगा, ऐसा कहा। तो ये सब देखिए, ये सब जो हो रहा है एकदम मतलब। खैर उन सब बातों को छोड़ा जाए, ये बताया जाए अभी फिलहाल जो शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार कैसे सृजन किया जाए, क्योंकि सवाल तो शिक्षित बेरोजगारों सरकार से करना काफी अहम है, क्योंकि अभी तो 2 वर्ष ये बीतने, दूसरा वर्ष भी लगभग खत्म ही है, क्योंकि इस बार भी कुछ लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, और जो शिक्षित बेरोजगारों का एक तरीके से फौज खड़ा होते चला जा रहा है। तो ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए? उन जो रोजगार सृजन करने के लिए कोई काम करना चाहिए। कब तक कोरोना रोते रहेंगे? देखिए, अब पहली बात अब बताते हैं हम स्टूडेंट से ही रिलेटेड पहले कुछ बात बताएंगे आपको। जैसे कि अभी इंटर के एग्जाम जो होने वाला है, तो इसमें आप जान लीजिए कि ये होगा कि जो इंटर के स्टूडेंट हैं, इस वक्त जो कोरोना काल में पूरी तरह से जो शिक्षा तो चौपट हो चुकी है। इस वक्त तो अब कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ना वो पढ़ पा रहे हैं,
तो इसमें पहली बात तो अभी तो एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आए, इससे इसके लिए उनको कम से कम 50% जो शिक्षा पे मतलब जो सिलेबस पे है थोड़ा सा कम करें, ताकि बच्चे को जो परसेंटेज है वो कुछ उठ सके, ताकि वो कुछ भी मतलब जो अभी इसके बाद तो सीधे फॉर्म भरेंगे जॉब के लिए, एयरफोर्स नेवी, जिसका आर्मी में होगा मन, जिस सेक्टर में जाने का मन हो जाएगा, तो उसकी परसेंटेज क्राइटेरिया चलते हो सकता है छट जाए। तो पहले इस पे पहले आप सोचिए, तो शिक्षा की बेरोजगारी कम होगी इस रेट से कि उनको परसेंटेज उनका अप हो, तो 50% सिलेबस आप रिड्यूस कर दीजिए। अभी भी कोरोना काल नहीं गया, जैसे कि अस्पतालों में बेड नहीं है, उस बेड का इंतजाम करवाइए, जो भी लोग हैं वहाँ पे उनका बेड का इंतजाम करवाया जाए और जो भी मरीज हैं उनको सही से ट्रीटमेंट दिया जाए, ये बात। और जो भी बेरोजगार जो भी दुकानदार हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं, उन सभी को रोजगार सबको मतलब सबका खोल दिया जाएगा, हम ये कहेंगे। लेकिन डिस्टेंस में का जो लॉकडाउन का पालन करते हुए डिस्टेंस 2 मीटर की गज की दूरी बनाकर उनका दुकान खोल दिया जाए, ताकि ऐसा प्रॉब्लम कुछ ना हो। ठीक।